कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग नवोदय विद्यालय पीजीटी केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट लेकर के आए हैं। ये इंपॉर्टेंट सेट आपके लिए नवोदय विद्यालय के साथ साथ में लैब असिस्टेंट झारखंड में भी बहुत मदद करेगा। तो जो लोग लैब असिस्टेंट झारखंड की भी तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। यानी मैं अगर कहना चाहता हूं कि लैब असिस्टेंट के लिए भी ये पेपर जो है वो आप मान के चलिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अगर इस पेपर को आप सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन, चाहे आप नवोदय विद्यालय के एग्जाम में मान के चलें और चाहे लैब असिस्टेंट के एग्जाम में मान के चलें और चाहे फिर आप पीजीटी लेवल के एग्जामिनेशन जो भी हैं उन सभी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट मार्क्स स्कोर करें तो फिर आपको इसे सॉल्व करना चाहिए। 2022 में जो पेपर आने वाला है उससे में कुछ न कुछ मदद आपको इससे जरूर मिलेगी। तो हम लोग चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो भी आपको बता रहा हूँ। इफ 1 ml of the water contains, अगर 1 ml वाटर कंटेन्स 20 ड्रॉप्स, 1 ml वाटर में 20 ड्रॉप है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप। तो यानी कि अगर सिंपल सी बात मैं ये कहूँ कि 20 ड्रॉप, 1 ml में 20 ड्रॉप है तो एक ड्रॉप कितने में होगी, तो यहाँ पर 1 ड्रॉप के लिए फिर क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। और 1/20 का मतलब ये हो गया कि ये हो गया आपका 0.05। तो यानी कि 20 फिर 20 फिर 20×5 0.005, यानी ये हुआ है ना। तो 0.05 हो गया। तो अब इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स 20 ड्रॉप्स। तो मैंने इसको कैलकुलेट करके आपको बताया कि इसकी कैलकुलेशन होनी कितनी चाहिए, वो आपने देख ली कि 1/20 को आया 0.5 और एवोगैड्रो नंबर, एवी का मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो 0.05 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब 18 ग्राम इसका वाटर, भाई वेट कितना होता है 18 ग्राम, तो डिवाइडेड बाई 18, तो इसका मतलब आंसर नंबर फिर थर्ड इसका आना चाहिए। तो इसका आंसर थर्ड लगाइएगा। द नंबर ऑफ द ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन, यानी कितने ग्राम मॉलिक्यूल सीओ के निकल के आएंगे, तो आपको मैं बताना चाहूंगा बहुत सिंपल वे में। द नंबर ऑफ द ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं तो ये बताइए कि अगर सीओ का 6.022 इंटू 10⁻23 होता तो 1 मोल चाहिए। 1 मोल मतलब हुआ, 1 मोल का मतलब सीओ का वेट कितना हो गया, सीओ का वेट हो गया आपका 12 और 16 28 यानी 28 ग्राम हो गया। अगर 1 होता तो कितना होता, 1 होता तो कितना होता, तो इसका मतलब हुआ 28 मल्टीप्लाइड बाई 28 डिवाइडेड बाई हो जाता 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाता। तो इसका मीनिंग हुआ कि एक मॉलिक्यूल का वेट ये आ जाएगा, है ना भाई। तो अब इसमें कितना होता, यानी जो दे रखे हैं, तो ये 6.022 इंटू 10⁻24, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 10, तो 280 बचा। 280 बचा, तो इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन का जो वेट होता है ना, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 ग्राम होता है, 16 ग्राम होता है ना। तो अब आपको नोटिस करना पड़ेगा कि अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको निकालता हूं तो 1 मोल, यानी इसमें भाई सीओ का भी एक, सीओ में ऑक्सीजन भी 1 मोल है, कार्बन भी, तो इसका मीनिंग हो कि 28, यानी कि 28 ग्राम की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 28 ग्राम 280 ग्राम जो आया निकल के 28 280 ग्राम में ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम है। अगर एक 16 ग्राम है, अगर एक में बात करूंगा, नहीं सॉरी 16 ग्राम में कितना है 280, यानी इस तरीके से 16 पंजे 80 हो गया, यानी 5 ग्राम आना चाहिए इसका, 5 ग्राम मॉलिक्यूल आना चाहिए, वेट इसका 5 ग्राम मॉलिक्यूल आएगा। कैलकुलेशन आगे कर लीजिएगा, इजी वे में आप इसको निकाल सकते हैं, सिंपल वे में निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड भी अगर आपको कोई आता हो निकालने का तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द नंबर ऑफ द ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इन, वैसे भी आपको बताऊंगा, सिंपल वे में भी आपको बता दे रहा हूँ कैसे आएगा। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 1 मोल है,
यहाँ पर कितना बचेगा 10⁻23 और एक का डिफरेंस 10 बचा, तो यानी कि 10 का मतलब हुआ कि इसका अगर मैं 16 ग्राम ले रहा हूँ, यहाँ पे 28 ग्राम है, तो लगभग आधे के आसपास इसका वैसे ही आ रहा है, तो 5 ग्राम मॉलिक्यूल वैसे ही हो जाएगा। या फिर वेट से निकाल दी, ग्राम मॉलिकुलर वेट जो होता है उसके एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट के बराबर। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ओहो सॉरी ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, O2 की बात नहीं, ऑक्सीजन एटम की ही बात कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन द यूनिटी। अगर एसटीपी पे लेस देन यूनिटी है तो फिर इसका मतलब 22.4 लीटर ज़्यादा हो जाएगा। जब 22.4 लीटर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इस हिसाब से तो 22.4 लीटर ज़्यादा ये वाला है, यानी कि ये वाला हो जाएगा आंसर। द ट्राइड ऑफ द न्यूक्लियाई विच आर आइसोटोन से, तो आप भी कर सकते हैं कि आइसोटोन कौन सा है, तो भाई आइसोटोन बता दीजिए, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो। घटा के देखिए, 14 में से 6 गया 8 बचा, 15 में 7 गया 8 बचा, 17 में से 9 गया 8 8 16 17, ये भी यही आंसर है। सभी में बराबर। दूसरा भी चेक कर लीजिएगा कहीं ऐसा दूसरा हो। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, तो 2s ऑर्बिटल s के लिए 0 वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ पर 0 आंसर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर इज शोन बाई, अमंग द फॉलोइंग मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर इज शोन बाई, तो मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर वैसे आपको लग रहा होगा कि AlCl3 का होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये भी आयनिक है कंपाउंड, ये भी ऊपर से नीचे आने पर नेट पेयर इफेक्ट की वजह से ये भी आयनिक करेक्टर इसके अंदर आ जाता है। और AlCl3 कोवेलेंट मॉलिक्यूल तो है, लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो कोवेलेंट करेक्टर जो ज्यादा होगा इन दोनों में वो आयरन में आता है, क्योंकि स्मॉल साइज होता है, हाई पोलराइजिंग पावर भी हम बोल सकते हैं, उससे भी एक्सप्लेनेशन निकल आएगा। तो आंसर इसका फर्स्ट लगाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पेसीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, दोनों स्पेसीज कौन सी स्ट्रक्चरल नहीं है, तो स्ट्रक्चरल स्पेसीज ढूंढनी है इसमें। तो आप जानिए कि स्ट्रक्चरल नहीं है तो मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं इनको दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये आपका AlF3 दोनों ही सेम AlF3 हो गया ना, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर भी। लेकिन ये PF5 और BRF5 दोनों अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, और इनके अंदर एक खास बात ये भी है कि भाई ब्रोमीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल हो जाएगा, पेंटागोनल बाईपिरामिडल हो जाएगा, और सॉरी पेंटागोनल बोल रहा हूँ, या ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो जाएगा, यानी इस तरीके की शेप आएगी। ये यहाँ पर 5 फ्लोरीन लग जाएंगे, लेकिन BRF3 BRF5 जब बनाऊंगा तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 2 3 4 ऐसे इस तरीके से आप अगर एडजस्ट करेंगे तो फिर गलती मानी जाएगी। तो इसका मतलब BR, अगर मैं ऐसे करता हूँ फ्लोरीन, भाई फ्लोरीन का 1 2 3 और यहाँ पर 7 होते हैं, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, एक इलेक्ट्रॉन इसमें 5 BRF5, तो ये दोनों तो नॉट आइसो, ये तो स्ट्रक्चरल बराबर ही नहीं होगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं लग रही है मुझे। थोड़ा हो सकता है मुझे भी डाउट हो, लेकिन आप इसको करिएगा जरूर। मुझे थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर में डाउट लग रहा है कि BRF5 का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो पेंटागोनल इस तरीके से हो जाता है, अगर आप बनाएंगे तो पेंटागन बना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ BR बना लीजिए, यहाँ पर ऐसे 5 फ्लोरीन लगा लीजिए, 5 फ्लोरीन लगा लीजिए, तो ये एक लोन पेयर आपको पेंटागोनल पिरामिडल पेंटागोनल इस तरीके से बन सकता है, स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी है ना। अगर मान लीजिए मैं बनाता हूं तो दूसरी, इसका मतलब ये है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ये पेंटागोनल हो सकता है। तो ये इस ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, आंसर इसका नंबर 3rd ही होगा, 7th का आंसर 3rd ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट, इसमें टिंडल इफेक्ट वो शो करेंगे जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होंगी। तो कोलाइडल सॉल्यूशन, भाई देखो 8वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये 2 कोलाइडल सॉल्यूशन तो नहीं बनाएंगे, हटा दो। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप विद क्रिटिकल कंसंट्रेशन और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप बिलो क्रिटिकल, तो ये बिलो तो नहीं होगा, अब क्रिटिकल कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन के आसपास होता है, तो सेकंड आंसर इसका फिट करिएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 16 पे आ जाते हैं। 16 की कैटेगरी में कौन सा है, द मेटल ऑलवेज फाउंड इन द फ्री स्टेट, कौन सा मेटल, गोल्ड मिलता है, आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेक्स इज यूज्ड टू रिमूव द एसिडिक, के लिए बेसिक चाहिए, और बेसिक लाइमस्टोन होता है, मतलब CaCO3 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो CaO और CO2 हो जाता है, CaO और CO2 हो जाता है। फ्लक्स इज used to remove all the impurities from the ore, all the impurities from the ore, reduce metal oxide, remove silica.
फ्लक्स जो होता है वो सभी इम्प्योरिटी को रिमूव नहीं कर पाता है, एक तो सिलिका को रिमूव करेगा और जो अनडिजायरेबल मेटल ऑक्साइड है उसको भी रिमूव कर सकता है। तो 14 का मेरे हिसाब से आंसर नंबर 4 ही बेस्ट बन रहा है इसके अंदर। फ्लक्स इज यूज्ड हो गया। द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ये क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, फर्स्ट आंसर हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को होमवर्क में नोट करिए और इसका आंसर दीजिएगा। फर्स्ट में बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, या तो फर्स्ट या सेकंड थर्ड में से, दैट फॉर द 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, 2 मोल आइडियल गैस के लिए आप निकालिएगा, इसके आंसर क्या आएगा बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वुड एग्जिबिट द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लोएस्ट किसकी होगी, तो लोएस्ट सबसे इजी कौन इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो दूर होगा न्यूक्लियस से, तो ये वाला लगाइए, यही आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, बाकी नहीं निकल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो यानी अगर मैं देखता हूं तो ऑक्सीजन का सेकंड तो हाफ फिल्ड हो गया और इसका सेकंड जो है वो हाफ फिल्ड से बिगड़ जाएगा, तो सबसे ज्यादा सेकंड इसका होगा, उसके बाद आपका फ्लोरीन का आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन, तो नंबर 1 इसे, नंबर 2 इसे और नंबर 3 इसे, तो यानी कि हमारी पॉसिबिलिटी थर्ड पे जा रही है, थर्ड पे लगाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, सबसे छोटा साइज किसका होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे छोटा अगर मैं साइज की बात कर लेता हूं तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, साइज इंक्रीज करता है, लेकिन कैटाइन का साइज एनायन से हमेशा छोटा ही होता है, तो सोडियम भैया को लगा लीजिए इसमें, सभी में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें प्रोटॉन का नंबर जहां ज्यादा हो वही साइज छोटा हो जाएगा। द बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स विद the bond between the atoms of two element with atomic number 37, तो ये तो आपको पता है इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैब असिस्टेंट और नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कलेक्शन क्वेश्चन का आपके लिए जो मैं दे रहा हूँ ये अपने में बहुत ही सही है और नवोदय विद्यालय पर यही काम करेगा, इसलिए आप परेशान होकर भटकिए नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको अप टू डेट क्वेश्चन के हिसाब से करते रहेंगे, अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन का नंबर देते रहेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थर्मल एनर्जी टेंड टू कीप द सॉलिड मॉलिक्यूल अपार्ट, बिल्कुल ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर ज्यादा होता है, सही है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग नहीं है, तो फोर्थ वाला लगाइएगा। द एसिड हैविंग द हाईएस्ट pKa वैल्यू अमंग द फॉलोइंग, इसमें कौन सी हाईएस्ट, जो वीक एसिड होगा, और वीक एसिड कौन है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो इसको लगा लीजिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट Ab2 को आप सॉल्युबल करिए, कैसे सॉल्युबल करेंगे वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं यहाँ पर, यानी कि अगर मैं यहाँ पर Ab2 को तोड़ता हूं तो आपका A पॉजिटिव बन जाता है और B2B नेगेटिव बन जाता है। इसके केस में जब आप आएंगे तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि सिंपल सा आप Ksp इज इक्वल टू 4s³ हो जाएगा, और 4s³ में s की वैल्यू दे रखी 5 या 15, यानी आंसर नंबर 4 पे आप भन्न से टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सही है। यहाँ पर आइए, यानी कि अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन अर्थ मेटल, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ, एल्केन है एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप 2, डिक्रीज करती है क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल की, इट डिपेंड्स ऑन द हाइड्रेशन एनर्जी, यानी हाइड्रेशन एनर्जी पर ये डिपेंड करती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो फिर मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आपको बिल्कुल सफलता 100% मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो इन क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट भी था कि इस क्वेश्चन में और इसमें, तो आप वैसे तो आंसर इसका थर्ड है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक जरूर करिएगा, हो सकता है आपके मन में कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लेंगे। एटमॉस्फेरिक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द बोथ alkali and acids, which of the following group second metal hydroxide is soluble in sodium hydroxide, तो कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, तो एम्फोटेरिक तो यहाँ पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ही एम्फोटेरिक है, बाकी कोई एम्फोटेरिक नहीं है। विच इज द मोस्ट बेसिक ऑफ द फॉलोइंग, कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, तो यहाँ पर ये सब जो आपको दे रखे हैं ये कुछ नहीं है, सबसे 22 नंबर का आंसर एकदम एक लगाइए, पहला Na2 सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड होता है। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर, सजेस्ट द फैक्टर, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो आपका सॉल्युबिलिटी रिड्यूसिंग वेरीज, सजेस्ट द फैक्टर विच एलाई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट की अगर मैं कहीं पर भी बात करता हूं तो वहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि एक्वस सॉल्यूशन में है,
तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर H पॉजिटिव आयन जल्दी अगर रिड्यूस कर सकता है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। असर्शन और रीजन, लिक्विड हैव द हायर वेपर प्रेशर देन द सॉलिड, बिल्कुल सही है ना। लिक्विड हैव द हायर वेपर प्रेशर देन सॉलिड, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, नहीं ये डिपेंड करता है, तो मतलब ए करेक्ट है और आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जा रहा है। द नंबर ऑफ द सिग्मा एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन P410, इसके स्ट्रक्चर को बनाइएगा, इसके स्ट्रक्चर को बना करके चेक करिएगा, 16 आने चाहिए मेरे हिसाब से। स्ट्रक्चर इसका बना लीजिएगा P4O10 का, और P4O10 का स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही आप डिसीजन ले पाएंगे कि आखिरकार इसका नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं। वैसे आपको जानकारी अगर है थोड़ी बहुत कि P4O10 का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, हालांकि मुझे इस समय ध्यान नहीं है P4O10 का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फिर भी आपके लिए कोशिश करता हूं कि P4O10 का स्ट्रक्चर मैं बना करके दूंगा। यानी अगर हेक्सागन बनाना चाहते हैं हेक्सागन से भी बना सकते हैं, दोनों सिंपल तरीके हैं, बना लीजिएगा एक बार, और नहीं तो मैं अभी पेपर यहाँ तक करा दूं 36, फिर इसको बना करके दिखाता हूँ कि कैसे बनता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक इज, इन सब में जो कंपाउंड आपको दिखाया जा रहा है इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो आपकी नॉलेज में ये हो जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ऊपर नीचे मोस्ट एसिडिक, ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करेक्टर बढ़ता है तो एसिडिक घटेगा तो ऊपर की तरफ आना चाहिए, तो P2O5 होना चाहिए। नहीं, 26 वाले का आंसर नंबर सेकंड जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं कि सर ये हो सकता है, तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब चल लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्या बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है, ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन और बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ता है, यानी कि दूर दूर भागते हैं, जैसे जैसे दूर भागेंगे तुरंत आपका फट से जो है वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल, तो फिर सिंपल सा 27वें का आंसर मुझे फिर यही लग रहा है, क्योंकि बाकी तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम अगर क्वेश्चन करते हैं और सीरीज में क्वेश्चन करते हैं तो फिर ये मान के चलिए कि प्रैक्टिस पर डे होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस हमारी पर डे नहीं हो पा रही तो यही हम लोगों का सबसे बड़ा फॉल्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा फॉल्ट हो जाएगा कि हम एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। एक लोगों ने, अगर एक बार मैं ऐसे ही बोल रहा था तो लोगों ने ये कहा था कि साहब प्रैक्टिस तो हम अपने आप कर लेते हैं, तो भाई साहब अच्छी बात है अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही, अगर प्रैक्टिस बढ़िया चल रही तो इसका मतलब हुआ कि आप एग्जामिनेशन की तरफ हैं, आप इजी वे में एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट नो मैन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड है, जानते हैं आप। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एक्चुअल P2O5 को करते हैं तो N2O5 बनता है साहब, बता दीजिएगा। द एसिडिक बेसिक एंड मेटेरिक नेचर ऑफ द, इनका अगर देखता हूं तो ये एसिडिक है ना, Mn2O7 डाई नेगेटिव है, सही कर लीजिएगा। तो इसका मतलब ये एसिडिक हो गया, और ये आपका क्रोमियम वाला जो है, क्रोमियम वाला कैसा होगा, B2O5 मेरे हिसाब से जो है वो एम्फोटेरिक और क्रोमियम वाला बेसिक। तो अगर मैं लाइन से देखता हूं तो 29 का आंसर मुझे फिर थर्ड एसिडिक हो गया, एसिडिक एम्फोटेरिक बेसिक, यानी कि ये वाला आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी आप भी देखिए समझिए, मुझे जो लग रहा है इसके आंसर लास्ट में दिए हैं, बार लास्ट तक कौन बार बार जाएगा आंसर चेक करने। इन द साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ द सिल्वर, सिल्वर में साइनाइड एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर फ्रॉम द अर्जेंटाइट द ऑक्सीडाइजिंग जिंक लेते हैं, तो जिंक डस्ट रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ थर्ड वाला लगा लीजिए यहाँ पर, यानी कि जिंक O2 नहीं HNO3 कहाँ से आ गया, HNO3 नहीं, जिंक डस्ट तो ठीक है लेकिन HNO3 पॉसिबल नहीं है, O2 एंड जिंक रिस्पेक्टिवली, यानी कि सेकेंड आंसर पे आपको टिक करना चाहिए। मैच द कॉलम्स में चलिएगा, 1 2 मिला लीजिए बाकी मिल जाएंगे। सोडा वाटर जो होता है वो क्या होता है, सोडा वाटर आपको बताना चाहूंगा कि सोडा वाटर में गैस इन सॉलिड, ठीक है 5वां हो गया, तो A का 5 में 2 दे रखे हैं। चलिए B का मिलाएं पता लगेगा। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड होता है, तो सॉलिड इन लिक्विड आपको ये दिखा, तो यानी कि
ये फिर ऑप्शन नंबर ये लगाइए, सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जाना चाहिए। इसी तरीके से 32 पे चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट हैव द D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसकी पॉसिबल नहीं है, sp3D2 होगी, तो इसे हटाइए यहाँ से। लेड पॉल्यूशन मेनली लेड गैसोलीन से होता है, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, लेड गैसोलीन लगाइएगा। BSc जो होता है ये एक्चुअल में क्या होता है कि वैसे तो ये नुकसान, ये बहुत हार्मफुल है और ये कैंसर प्रोड्यूसिंग भी माना जाता है, तो इसे आप कार्सिनोजन में लाइएगा। वैसे तो कुछ लोग इसे ऑल ऑफ दीज में भी लाते हैं, लेकिन ये एस्थमेटिक जो है वो एजेंट हो सकता है, माना जा सकता है, लेकिन अधिकतर बीमारियां इससे जो हुई हैं वो अभी तक नोटिस की गई कि वो बीमारियां जो है कैंसर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट में ही रखा गया। ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट इन, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो हमारे हिसाब से जो है वो उससे सभी जितने भी इफेक्ट आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जितने इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर वो सभी होने चाहिए। फ्लड भी आती है, साइक्लोन भी होता है, ये सब हो रहा है, तो फोर्थ वाले पे लगा दीजिएगा टिक। और द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ द यूरिया। तो 36वां क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क में, अब ये मत कहना कि सर आपसे हुआ नहीं इसलिए आपने दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमसे हो ना हो लेकिन आपसे होना जरूर चाहिए। इन दो के आंसर, इस क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपका इंतजार करेगा कि 36 मुझे भेजिएगा, और एक क्वेश्चन शायद मैंने पीछे भी कहीं होमवर्क में लिखा है, वो क्वेश्चन भी आप मुझे भेजिएगा। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके भेजिएगा। और ये एक स्ट्रक्चर में बताने की बात कर रहा था कि स्ट्रक्चर में आपको इसका बता देता कि भाई P4O10 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जहां तक मुझे याद है मैं हेक्सागन पहले बना लेता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक P बना लेता हूं, मैं यहाँ पर O बना लेता हूं, मैं यहाँ पर P बना लेता हूं, मैं यहाँ पर O बना लेता हूं, मैं यहाँ पर P बना लेता हूं, मैं यहाँ पर O बना लेता हूं, इस तरीके से O बना लेता हूं, फिर इसको जोड़ देता हूं। यहाँ पर जितने भी ये फास्फोरस है इनसे मैं एक एक ऑक्सीजन फटाफट जोड़ देता हूं। अभी मैं चेक कर लूंगा, पता लग जाएगा, ये जोड़ देता हूं। फिर क्या करता हूं कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसे यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करके एक ऑक्सीजन को और जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ ये मैंने रबर उठाई, इरेज किया इसे, और इरेज करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। यहाँ पर इस तरीके से एक ऑक्सीजन जोड़िए, एक फॉस्फोरस, और फिर ऐसे जोड़ दीजिए इसे, यहाँ पर ये जोड़ दीजिए, इससे ईजी हो जाएगा। अब ये क्यों जोड़ा मैंने, ये इसलिए जोड़ा क्योंकि इन दोनों के बीच में भी एक ऑक्सीजन को फिट करना था, मैंने ये जोड़ दिया। अब आप चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन 1 2 3 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गया यार, 6 नहीं 10 है ना, तो कम पड़ गया ना। तो कम का मतलब है कि भी ये वाली वैलेंसी पूरी नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो इसका मतलब एक मुझे ये जोड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं, चेक करते हैं कितने हुए, अभी कुछ कमी कहीं रह गई हो, पता लग जाएगी अभी आपको। तो जोड़ लेते हैं, तो 1 2 3 4, इसे पहले येलो से करता हूं तभी बनेगा काम, इसे येलो से कर देता हूं ये। तो ये 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10, ठीक है, पी 1 2 3 4, ठीक। तो अब इसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं। देखो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये, सिग्मा 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 सिग्मा, गिनते हैं कितने सिग्मा, यहीं से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस राउंड में 6 दिख रहे हैं, यहाँ 7 8 9 10 11 12 हो गए, 12 13 14 15 16, ठीक है, एक एक, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा, तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो अगर आप कोऑर्डिनेट बनाएंगे तब भी आपको सिग्मा ही बनाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली 16 आंसर इसका आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जरूर पढ़िए ऐसे क्वेश्चंस और मेहनत करते रहिएगा। इन मेहनत से आपको एक फायदा जरूर मिलेगा, हमारे साथ रहने से आपको एक फायदा जरूर मिलेगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी अप टू द मार्क कर पाएंगे, तैयारी में कोई कमी नहीं आएगी और आप परफेक्टली अपने आप को उस डायरेक्शन में पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। तो फिर ये कैसी वीडियो लगी, क्वेश्चंस लैब असिस्टेंट और नवोदय विद्यालय के लिए एकदम अप टू डेट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।